नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस कक्षा में। देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही नया चैप्टर है और बहुत अच्छा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कवि है ये, जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। यूपी बोर्ड की आपकी कक्षा है 12th क्लास की, उसमें जो कवि है मैथिली शरण गुप्त, आज उसका हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर आज हम मैथिली शरण गुप्त का कवि परिचय पढ़ेंगे कि राष्ट्र कवि के रूप में उन्होंने, राष्ट्र कवि का जो उन्हें सम्मान मिला है वो किस उपलक्ष्य में मिला है, उनकी कैसी ऐसी महानता है, कैसी कृतियां हैं, क्या रचनाएं हैं, क्या काव्य सौंदर्य है, क्या काव्य संग्रह है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। क्या सम्मान मिले हैं उन्हें, वो सारी चीज़ें देखकर हम जानेंगे कि उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में क्यों गिना जाता है, एक राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है। ठीक है, और देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का हम जो रचनाएं पढ़ेंगे वो है केकई का अनुताप, यानी कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास में चले जाते हैं, केकई के द्वारा 2 वचनों का पालन होता है उनके पति दशरथ जी के द्वारा। और जब दशरथ अपने पुत्र को वनवास भेजते हैं वचनों के माध्यम से, यानी कि वचनबद्ध होने के कारण अपने पुत्र से कहते हैं कि मैंने अपने तुम्हारी जो माता है उनसे उनको वचन दिया था कि मैं तुम्हें 2 वर कभी भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वचनों का पालन करूंगा। लेकिन केकई क्या करती है कि भाई किसी के बहकावे में आने के बाद और उन वचनों का दुरुपयोग करती है। तो राम का 14 वर्ष का वनवास मांगती है और भरत का राज्याभिषेक मांगती है। ठीक है, तो होता यही है। लेकिन जब राम चले जाते हैं उसके बाद उन्हें पश्चाताप होता है कि मैंने क्या कार्य किया है। जब उनका पुत्र उनसे वियोग हो जाता है, उनसे दूर होने को कहता है, उन्हें कुमाता कहता है, तो उस उपलक्ष्य में केकई अनुताप यानी कि केकई पश्चाताप में डूबी हुई रहती है। उसी पश्चाताप को यहाँ केकई के अनुपात के अंतर्गत बताया है। फिर उन्होंने एक गीत प्रस्तुत किया है, वो दोनों चीजें हम मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। ठीक है, शुरू करते हैं हम उनका जीवन परिचय। तो ये है मैथिली शरण गुप्त, देखिए ये है हमारे मैथिली शरण गुप्त। शुरू करते हैं हम उनका जीवन परिचय। एक संक्षिप्त परिचय के रूप में देखेंगे तो जन्म हुआ था उनका 3 अगस्त 1886 ईस्वी में, और जो जन्म स्थान है वो चिरगांव झांसी। झांसी कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में, याद रखना, मध्य प्रदेश में। ठीक है, पिता थे इनके सेठ रामचरण गुप्त, और उनकी मुख्य रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कहेंगे, बहुत सी रचनाएं करी है उन्होंने। साकेत, ठीक है, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी और सिद्धराज, ये सभी इनके बहुत ही खंड काव्य और महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं और बहुत ही विलक्षण श्रेणी की, उत्कृष्ट श्रेणी की रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं के आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि के जो उपाधि मिली है वो दी गई है। ठीक है, कि इन रचनाओं के आधार पर जो उन्होंने देशव्यापी रचनाएं रची है, वो एक राष्ट्र सेवक थे, वो देश प्रेमी थे। उन्होंने भारत की कुदशा को बताने के लिए इतिहास के उपलक्ष्य में, यानी कि इतिहास को माध्यम बनाकर उन्होंने भारत की वर्तमान यानी कि तत्कालीन समय की, जब मैथिली शरण गुप्त थे उस समय की भारतीय कुदशा का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, शिक्षा जो हुई थी उनकी देखिए घर पर ही हुई थी। घर पर रहने के बावजूद वो इतने उत्कृष्ट श्रेणी के कवि कहे जाते थे। आगे देखिए, भाषा थी उनकी खड़ी बोली। ठीक है, वो खड़ी बोली के पक्षधर थे, और खड़ी बोली के मुख्य कवियों में नाम जब आता है तो सबसे पहले आता है मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, आपको याद रखना है, सरल भाषा है, बिल्कुल सुसंगठित भाषा है, प्रसाद और ओज गुण से युक्त है। ठीक है, प्रसाद और ओज गुण है, क्योंकि राष्ट्रभक्त थे। अब राष्ट्रभक्त थे और उस समय जिस समय की बात करी उन्होंने, उस समय हमारा देश गुलाम था, तो वो माधुर्य गुण का तो हम यहाँ बोल ही नहीं सकते हैं। या तो ओज गुण होगा या प्रसाद गुण हो गया, तो साधारण सरल भाषा होगी या ओजस्वी भाषा होगी। ठीक है, शैली में देखिए तो उपदेशात्मक शैली, यानी कि उन्होंने हमें बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, उपदेश देने की बात कही गई है। ठीक है, प्रबंधात्मक शैली, यानी कि प्रबंध रचना उन्होंने करी है, लिखी है। नीति शैली है, नैतिकता उन्होंने बताई है, केकई के अनुताप में बताया है, यशोधरा में बताया है उन्होंने, साकेत में बताया है, उर्मिला की विरह वेदना बताई है, नीति क्या कहती है और होता क्या है, नियति क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। ठीक है, विवरणात्मक शैली में उन्होंने अपनी रचनाएं की है। ठीक है, मृत्यु देखिए, 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। 1886 में उनका जन्म हुआ था और 1964 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी।
मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। काव्य रचना की और बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव हो गया था, यानी कि बाल्यकाल से ही वे काव्य रचना से प्रेरित हो गए थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये कौन से युग के कवि थे, लेखक थे, साहित्यकार थे? द्विवेदी युग के। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया, यानी कि कुछ बहुत हद तक उन्होंने अपनी मौलिक रचनाएं प्रस्तुत की है। और मैथिली शरण गुप्त के प्रवेश से जो द्विवेदी युग था वो बहुत आगे बढ़ा था। ठीक है, इनकी कविता में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। देखिए, उनकी जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, उसमें देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति बस यही देखने को मिलेगी। कि चाहे आप इतिहास के उपलक्ष्य में देखिए, चाहे आप वर्तमान के उपलक्ष्य में देखिए, किसी भी उपलक्ष्य में देखेंगे तो आपको देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति ही देखने को मिलेगी। इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया था और भारती का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है। इनकी विशेष ख्याति रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। इनकी जितनी भी ख्याति है, ख्याति यानी प्रसिद्धि, ख्याति का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। जितनी भी प्रसिद्धि है यानी जितने भी फेमस हुए थे वो उनके साकेत महाकाव्य की वजह से फेमस हुए थे। ठीक है, जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियां इसके अलावा भी है, लेकिन ये प्रमुख कृतियां ऐसी है जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का दर्जा दिलवाया था। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। यशोधरा कौन थी? महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ की पत्नी। जब महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और बच्चों को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद यशोधरा की जो स्थिति होती है उसके उपलक्ष्य में बताया है कि क्या बुद्ध का बुद्ध बनना, सिद्धार्थ का बुद्ध बनना सार्थक था? क्या सही था? समाज हित में था? परिवार को छोड़कर जाना क्या सही था? ये सारी चीजें उन्होंने यशोधरा के माध्यम से बताई है। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है। पहला भारत भारती उनका पहला काव्य संग्रह जिसमें भारत की कुदशा का बयान हुआ है। माइकेल मधुसूदन की वीरांगना, विरहणी, ब्रजांगना, मेघनाद वध और नवीन चंद्र के पलाशीर युद्ध का इन्होंने अच्छे पद में अनुवाद किए हैं। ठीक है, किन्होंने? मैथिली शरण गुप्त जी ने। ये जो माइकेल मधुसूदन है उनकी जो रचना है उसका भी उन्होंने अनुवाद किया है। देश के कालानुसार बदलती भावनाओं तथा विचारों को भी अपनी रचना में स्थान देने की इनमें क्षमता है। छायावाद के आगमन के साथ जैसे ही द्विवेदी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी 2 युगों को लेकर चले थे, द्विवेदी युग और छायावाद युग। उनकी कविताओं में कहीं कहीं आपको द्विवेदी युग की झलक मिलती है और कहीं कहीं आपको छायावाद की झलक मिलती है। क्यों? क्योंकि वो 2 युगों को लेकर चलने वाले थे। ठीक है, तो देखिए, छायावाद के आगमन के साथ गुप्त जी की कविता में भी लाक्षणिक वैचित्र्य और मनोभावों की सूक्ष्मता की मार्मिकता आई। जैसे ही प्रवृत्तियों में परिवर्तन आया, उनकी कविताओं की लाक्षणिकता में भी परिवर्तन आ गया। ठीक है, गुप्त जी का झुकाव भी गीति काव्य की ओर हुआ। पहले क्या था? देश प्रेम और देश हित में उन्होंने काव्य रचना की। उसके बाद में उन्होंने गीत के अनुसार काव्य रचना करी, यानी कि गीति काव्य जो गाए जा सकते थे। ठीक है, आगे देखिए, प्रबंध के भीतर ही गीति काव्य का समावेश करके गुप्त जी ने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा और साकेत जैसे उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन किया, जिसके अंतर्गत छायावाद की झलक देखने को मिलती है आपको। ठीक है, यशोधरा और साकेत नारी प्रमुखता को लिए हुए उनके ये काव्य है। यशोधरा एक चंपू काव्य है और साकेत उनका महाकाव्य है, और इन दोनों के अंदर मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यानी कि भाव सौंदर्य में मर्म को प्रदर्शित किया है, उन्होंने करुण रस को प्रदर्शित किया है। तो उसी करुणा को उन्होंने यशोधरा और साकेत के माध्यम से यहाँ बताया है। गुप्त जी के काव्य की यह प्रधान विशेषता है कि गीति काव्य के तत्वों को अपनाने के कारण उसमें सरसता आई है, पर प्रबंध की धारा भी
पर प्रबंध की धारा की भी उपेक्षा नहीं हुई है। यानी कि उन्होंने भले ही गीति काव्य को अपनाया लेकिन प्रबंधात्मक रचना को उन्होंने नहीं छोड़ा, उसे भी उन्होंने साथ में लिया है। ठीक है, गुप्त जी के कवित्व के विकास के साथ इनकी भाषा का बहुत परिमार्जन हुआ है। यानी कि गुप्त जी जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे उनकी कविताओं में और शुद्धि और और ज़्यादा क्लिष्टता यानी कि और ज़्यादा सही होने लग गए हैं, और ज़्यादा समझने योग्य हो गए थे, और ज़्यादा सुंदरता आने लग गई है। ठीक है, उसमें धीरे धीरे लाक्षणिकता, संगीत और लय के तत्वों का प्राधान्य हो गया। जैसे जैसे द्विवेदी युग से छायावाद युग में प्रवेश करते गए वैसे वैसे उनकी जो कविताएं थी, उनके जो संकलन थे, वे सारे गेय शैली में होने लग गए, यानी कि गायन के योग्य होने लगे, जिन्हें गाया जा सकता है। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता था, क्योंकि उनकी कविताओं में बस राष्ट्र प्रेम, चाहे वह इतिहास से संबंधित हो, चाहे वह क्या कहते हैं वर्तमान से संबंधित हो, तात्कालीन समय से संबंधित हो, या भविष्य को लेकर कोई बात कही है, तो वो सारी चीज़ें उनके राष्ट्र प्रेम को बताने वाली है, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया। भारत भारती जो उनका पहला काव्य संग्रह था, वह प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। प्राचीन भारतीय व्यवस्था कैसी थी उसका बहुत ही प्रेरणीय रूप में उनका यहाँ पर संकलन, उन्होंने यहाँ उसका प्रचार प्रसार किया है। वो किसके माध्यम से किया है? भारत भारती, कि भारत कैसे भारती थी पहले और अब कैसे वह भारत हो गई है। ठीक है, इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही इनकी परवर्ती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणत हो गया, यानी कि बदल गया है। परिणत होना, बदलना। इनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते भी है। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। गांधीवादी विचारधारा चल रही थी, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। आज़ादी की लड़ाई उनके समय में हो गई थी, 1964 में उनकी मृत्यु हुई है। तो 1886 से लेके 1964 के बीच में गांधीवादी विचारधारा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो उनके भी वे समर्थक थे। उसके बाद में देखिए वे आर्य समाज के समर्थक थे। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। तो उनके विचारों से भी वे सहमत थे। तो उन दोनों ही विचारधाराओं का इनके काव्यों के अंदर मतलब प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, अपने काव्यों की कथा वस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से न लेकर प्राचीन इतिहास और पुराणों से ली है। ठीक है, आज के जीवन से कोई कथा नहीं ली है, उन्होंने कोई स्टोरी उठाई है, कोई कथानक उठाया है, तो वो ऐतिहासिक उठाया है। उदाहरण के लिए आप यशोधरा देख लीजिए, बुद्ध की पत्नी यशोधरा का मार्मिक उन्होंने चित्रण किया है, उसकी मार्मिक स्थिति का चित्रण किया है। साकेत में देख लीजिए उर्मिला को लिया है। तो उर्मिला का समय क्या आज का था? रामायण काल का था, जब त्रेता युग चल रहा था, उस समय का काल था। तो उस समय की स्थिति को, उस समय की कहानियों को लेकर उन्होंने आज की कहानियों को बताने का प्रयत्न किया है। आज की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको बताने का प्रयत्न किया था। अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया भाई, देखिए साकेत और जयद्रथ वध को ले लीजिए, ठीक है, जो महाभारत काल का था। तो देखिए द्वापर युग का था, तो द्वापर, त्रेता और सतयुग यानी कि सारी उन्होंने कालों को, युगों को लेकर उन्होंने जो रचनाएं की है, उसके साथ उन्होंने मानव को बताने का प्रयत्न किया है कि कैसे उर्मिला का जो संताप था, ठीक है, किस प्रकार से कैकेयी का अनुताप था, आप जो कार्य कर रहे हो उसके बाद क्या पछतावा होता है, तो आपको अपने जीवन में किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से निर्णय लेने हैं, कैसे परिवार को लेना है, कैसे सगे संबंधियों को प्रमुखता देनी है, ये सारी चीजें उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने अतीत को लेकर जो कथानक लिए थे उनके माध्यम से आज के मनुष्य को बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। अलौकिक वातावरण का, ये दिव्यता है या अलौकिकता दिख रही है, ये सब कोई नहीं था। ठीक है, उन्होंने वही चीजें लिए जो लौकिक है, यानी कि जो मनुष्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, इनके सारे चरित्र मानव है और उनमें देव और दानव नहीं है। कौन देव है कौन दानव है इसका कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ मनुष्य को लेकर कथानक चलाया है। इनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र है, इसलिए वे जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। कौन? राम, कृष्ण, जो गौतम बुद्ध है। ठीक है, अब गौतम बुद्ध हमें प्रेरणा तो देते, लेकिन वे सिद्धार्थ जो बुद्ध बन गए थे, और उनके बुद्ध बनने में केवल उनका ही हाथ था क्या? क्या उनकी पत्नी यशोधरा का हाथ नहीं था? क्या उनके अधिकार नहीं थे?
इसी प्रकार से राम जो राम बने हैं, उनके पीछे क्या उनकी जनता का, उनके परिवार का हाथ नहीं था क्या? जो अकेले लक्ष्मण जो जिन्होंने उत्कृष्ट भाई की प्रेरणा, भाई की संज्ञा प्राप्त करी है कि भाई ये तो भ्रातृ प्रेमी है, तो भ्रातृ प्रेमी बनने के लिए क्या उर्मिला का अनुताप नहीं था क्या? उर्मिला का कोई सहयोग नहीं था क्या? ये सारी चीजें लेकर मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्यों की रचना करी है, जो मानव से जुड़ी हुई है। देव और असुर ऐसी चीजें उनके काव्यों में नहीं मिलती है। ठीक है, आगे देखिए। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं है, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति है। अब साकेत में राम के प्रति जो उन्होंने विनय कही है वो तुलसीदास जी के राम नहीं है। तुलसीदास जी ने राम को एक भगवान बना दिया है, उन्होंने उनको मालिक बनाया और खुद दास यानी नौकर बन के रहे हैं। तो ऐसे राम की यहाँ पर व्याख्या नहीं करी है, उन्होंने उस राम की व्याख्या करी है जो अपने साथ के उर्मिला के पति को लेकर गए थे। और किस प्रकार से उन्होंने, तो देखिए अपनी पत्नी के साथ रहे थे, एक भाई के साथ रहे थे, लेकिन जो विरह वेदना थी, जो कह सकते हैं कि वनवास भोगा था, असल में जिसने वनवास भोगा था वो किसने भोगा था? उर्मिला ने। ये मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं। तो उस वनवास के बारे में यहाँ साकेत के अंदर उन्होंने बताया है। हमारे बीच ही एक व्यक्ति है। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुण से आप्लावित है कि नारी की जो दयनीय स्थिति थी गुप्त जी के समय में, उस नारी की स्थिति को साकेत और यशोधरा के माध्यम से उन्होंने बताया है। यशोधरा, उर्मिला, केकई, विद्रता, रानकदे आदि नारियां गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि है। साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बताते हुए उनकी त्याग भावना एवं करुणा को बड़े ही सरल और सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और इनकी निम्न 2 पंक्तियां हिंदी काव्य की अमर निधि है। कौन सी है देखते हम। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वे कह रहे हैं कि अबला, अबला कौन है? नारी। जिस समय मैथिली शरण गुप्त जिस समय की नारियों के बारे में बता रहे थे, उस समय नारियां अबला थी, उनके हाथों में उनके अधिकार कुछ नहीं थे, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें एक मातृत्व होने के नाते भी नहीं था। तो वे कह रहे हैं कि अबला जीवन, ये तुम्हारी अबला जीवन की जो कहानी है वो इतनी दयनीय है कि आंचल में है दूध, कि तुम एक व्यक्ति को अपना दूध पान करवा के बड़ा करती हो, लेकिन आंखों में तुम हमेशा आंखों में पानी लिए हुए रहती हो, क्योंकि तुम उसी संताप में जीते हो, पश्चाताप में जीती हो, दुख की अवस्था में जीवन जीती हो। गुप्त जी की भाव व्यंजना में सर्वत्र ही जीवन की गंभीर अनुभूति के दर्शन होते हैं। उन्होंने कल्पना का आश्रय तो लिया, पर इनके भाव कहीं भी मानव की स्वाभाविकता का अतिक्रमण नहीं करते हैं। अतिक्रमण यानी कि मानव का जो स्वभाव है उससे बाहर नहीं जाते हैं, मानव स्वभाव के अंतर्गत ही उनकी काव्य रचना हुई है। इनके काव्य में सीधी और सरल भाषा में इतनी सुंदर भाव व्यंजना हो जाने का एकमात्र कारण जीवन की गंभीर अनुभूति है। यानी कि उन्होंने जीवन को इस गंभीरता से जाना है कि उनके काव्य में किसी प्रकार की कोई अलौकिकता नहीं दिखाई देती है, कोई काल्पनिकता नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वे जीवन की गंभीरता को जानते हैं, उन्होंने जीवन को अनुभव किया है और उसी अनुभव को उन्होंने अपने यहाँ पर उकेर दिया है। आगे देखिए, गुप्त जी खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। खड़ी बोली को उन्होंने हिंदी साहित्य में स्थान दिया है, तो किन्होंने दिया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। पहले इतना खड़ी बोली का इतना बोलबाला नहीं था, पर ब्रज भाषा भी साथ में थी, लेकिन ब्रज भाषा से भी ऊपर अगर खड़ी बोली आज आई है तो उसका श्रेय सिर्फ मैथिली शरण गुप्त जी को जाता है। विशेष महत्व रखते हैं सरल शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली में कविता करके इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर उसे समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिखाया। क्योंकि पहले मैथिली शरण गुप्त जी के यानी कि द्विवेदी काल के पहले जब भारतेंदु काल था, उस काल तक ब्रज भाषा का बहुत बोलबाला था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैथिली शरण गुप्त जी का प्रवेश हुआ, उन्होंने खड़ी बोली को इतना शिखर तक पहुंचा दिया कि ब्रज भाषा का जो दबदबा था वो कम हो गया। ठीक है, स्थान स्थान पर लोकोक्तियों और मुहावरे के प्रयोग से इनकी काव्य भाषा और भी जीवंत हो उठी है। प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का गुप्त जी के काव्य में भाव सौंदर्यवर्धक स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। सभी प्रकार के प्रचलित छंदों में इन्होंने काव्य रचना की है। इन्होंने कोई एक छंद लेकर काव्य रचना नहीं की है,
इनके काव्यों में आप अनेक छंद, जितने भी छंद है काव्य सौंदर्य के अंदर, काव्यों के अंगों के अंतर्गत जितने भी आप छंद या अलंकार लेते हो वो सारे अलंकार और छंद आपको मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए रूप के प्रति सजग थे। इसकी स्पष्ट झलक इनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए और आधुनिक हिंदी काव्य की धारा के साथ विकास पथ यानी कि रास्ते, जो विकास का रास्ता था उस पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए, यानी कि उन्हें युग प्रतिनिधि कवि भी कहा जाने लगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया। किस प्रकार जगाया? आप जिस विलासिता में जी रहे हो, आप जिस गुलामी में जी रहे हो, आप जिस कह सकते हैं कि हम बहुत सारी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, उन चीज़ों से जी रहे हो, या फिर आप नारी के प्रति अत्याचार के साथ जी रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया और राष्ट्र को जगाया कि नारी के क्या अधिकार है, मनुष्य के क्या अधिकार है, मनुष्य का जीवन जीने के साथ उसके क्या जैविक अधिकार आते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। उसकी चेतना को वाणी दी है। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही जाता है। ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि कहे जाएंगे और पहले भी थे और आज भी कहे जाएंगे। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी, क्योंकि उन्होंने जिस समाज में वे रहते थे, जिस काल में वे रहते थे, उस काल को इतिहास के पन्नों के साथ जोड़कर, इतिहास के माध्यम से उस इतिहास के कथानक को लेकर यहाँ जिस ढंग से प्रस्तुत करा है, उस ढंग से प्रस्तुत करने की जो माहिरता उनमें थी वो किस अन्य कवियों में नहीं मिलती है। इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि, युग प्रवर्तक, युग प्रतिनिधि आदि कई नामों से पुकारा जाता है। तो ये थे हमारे मैथिली शरण गुप्त जी, जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित हुए हैं, और इनकी रचनाओं को हम पढ़ेंगे और रचनाओं में केकई का अनुपात और जो एक गीत दिया गया है उसके माध्यम से जानेंगे कि केकई के अनुपात के माध्यम से उन्होंने केकई का साधारण महिला के साथ में, साधारण जीवन के साथ में किस प्रकार से जोड़ा है, उसके मर्म को किस प्रकार जोड़ा है और क्या बताने का प्रयत्न किया है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।